जेई मेन का पेपर है ये वाला 25 जनवरी, जेई मेन 25 जनवरी शिफ्ट 1 जेई मेन 25 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर है ये वाला। हमें जैसे कि ना हमारा जो पर्पज है इस क्लास का वो अकेले ये नहीं है पर्पज कि हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता हो, ये पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज ये जानना है कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में कैसे कर सकते थे आप, कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इतनी देर में किया जा सकता था और ऐसे किया जा सकता था, या फिर ये वाला क्वेश्चन छोड़ने वाला था, या फिर ये वाला क्वेश्चन बाद में करने वाला था। आपको पेपर का एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हैं और हमें जो है फॉर्मूले क्यों याद करें हम लोग, इस बात का पता लग जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे इसमें से, और जो आते होंगे आपको ये पता लगे कि मुझे ये आता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आपका उस चीज़ से, ठीक है ना। आपसे अगर मान लो सपोज 30 में से अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि यार मेरा 30% जो पेपर है ना, मैं 30% तो आज भी मेरी प्रिपरेशन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहले वाला ही क्वेश्चन है, a car is moving on straight line travels in the same direction, half of the distance with the velocity v1 and other half with the velocity v2, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी, आप मुझे ये बताइए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आधी डिस्टेंस v1 से और अगली आधी डिस्टेंस v2 से ट्रेवल हुई हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बताएगा, कौन बता सकता है? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अच्छा एक केस ये हमने ये रिजल्ट याद किया था बेसिक पॉइंट में, ये वाला रिजल्ट। एक और बात है कि अगर टाइम बराबर लगाओ v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को ये बेसिक पॉइंट पता हो तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सीधा टिक मार्क करेगा वो। 5 सेकंड का क्वेश्चन, मतलब ये 2 मिनट का क्वेश्चन था जिसमें से आपके 1 मिनट 55 सेकंड बच गए, ठीक है ना। इस तरीके से टाइम बचेगा कई जगह से, और वो वाला सारा टाइम मैथ्स पे दिया जाएगा जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैथ्स पे लगता है टाइम ज़्यादा, टाइम मैथ्स पे ज़्यादा लगता है, केमिस्ट्री से टाइम बचता है, फिजिक्स से टाइम बचता है, और वो सारा मैथ्स को दिया जाता है क्योंकि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है बहुत। अब सुन लो अगला केस, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सुन लो आप क्या बोला गया है। A car is moving with a constant speed of 2 meter per second in a circle having radius r. A pendulum is suspended from the ceiling of the car. Find the angle made by the pendulum with the vertical. अब देखो ये वाला क्वेश्चन है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखो ये कैसे करना है, इसके अंदर पहले तो समझते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है ना, कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ द पेंडुलम भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। छत से लगा हुआ है ये, कार दो की स्पीड से जा रही है, तो यानी कि ये पेंडुलम भी कितने से घूम रहा है यहाँ पर, ये 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सर्कल है, रेडियस किसका, इस सर्कल का रेडियस कितना बताइए, आर। स्पीड कितनी है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। सीधी सी बात है, अगर सर्कुलर पाथ बन रहा हो, क्वेश्चन में आ जाए सर्कुलर पाथ, तो आप ये सोचा करो कि कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात तो नहीं हो रही, सीधी सी बात है। और एक और बात बताऊं, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी। दूसरी बात, एक ये चीज सोचा करो, इस पर टेंशन होगी टी की, इस टेंशन के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर। जो ये वाला कंपोनेंट तो ये किसको बैलेंस करता है बताइए, mg को, और जो ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। इस कंपोनेंट को आप mv²/r से इक्वेट कर सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डीपीपी में था, उसके अंदर भी यही किया गया था। बस इसमें आपको बस ये बात याद करनी है कि अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही होती है, और जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है उसको mv²/r से इक्वेट करना होता है। यही सेम क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, यही ऐसा ही सेम क्वेश्चन जिसमें नेट फोर्स को mv²/r से इक्वेट करना था, 6 पेपर हो चुके, सब में डाल दिया ये क्वेश्चन सेम। मतलब 24 तारीख के पेपर में भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, 25 तारीख को भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, 29 को भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में डाल दिया। कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उनका एक खास टॉपिक है, मतलब जो है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्या करना है कि नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको mv²/r से इक्वेट करना है। अब सुनो आप, इसमें ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा टी कोस थीटा, इधर क्या आएगा बताइए, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को किससे इक्वेट करना है आपको, mv²/r से, और टी कोस थीटा को किससे इक्वेट करना है बताइए, mg से। इनका रेशियो लेना, रेशियो लेते ही आंसर आ जाएगा, रेशियो लेना, रेशियो लेते ही आंसर आएगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, आप ट्राई कर लेंगे इसको। अब सुन लो अगला क्वेश्चन, देखो इसने यही कर रखा है वैसे, टी कोस थीटा को mg से इक्वेट कर दिया, टी साइन थीटा को mv²/r से इक्वेट कर दिया, सोल्व कर लिया इसको, ठीक है जी। अब सुन लो अगली बात इसके अंदर सुन लो आप। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो सोल्यूशन दे रखा है उसके ऊपर आपको नहीं जाना, इसका एक रिजल्ट होता है वो याद करना है आपको, ठीक है। कि अगर अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए, अर्थ के अंदर क्या बना दी जाए, टनल, पूरी आर पार टनल बना दी जाए, तो उसके अंदर एक बॉडी को रख दे दो, वैसे हम करती है, और उसका टाइम पर 2π√r/g होता है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ना, ये एक ऐसा केस है, एक स्पेशल केस है जो कि एक लर्न करने वाला केस है। इसके अंदर
होता क्या है कि जैसे सपोज किसी ने बंदे ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, अपने जो घर जो खेत था ना, उसने जो अपनी जो जमीन थी उसके चारों तरफ तो बाउंड्री बनवा दी ताकि कोई अंदर क्या हो रहा है देख ना ले। फिर क्या किया उसने, कई सारे मजदूर बुला लाया वो, और ऊंची ऊंची दीवारें लगवा दी ताकि कोई देख ना ले, और अंदर खुदाई करना स्टार्ट करवा दिया। और खुदाई वो तब तक कर रहा है जब तक उसमें से मतलब कोशिश करता रहा, मतलब नीचे पानी आ गया, पानी को बाहर निकाल लिया, कुछ और आ गया मलबा, उसको भी बाहर निकाल लिया, वो बाहर ही निकालता जा रहा है, बाहर ही निकालता जा रहा है। मतलब खुदाई देखते हैं कितनी गहरी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या होगा, वो करता ही जा रहा है। और जितना भी ये मलबा बाहर आ रहा है सबको ट्रक भर भर के कहीं बाहर सप्लाई हो रही है उसकी, ठीक है ना। और ज़मीन खुद रही है, ये काम करना इलीगल है क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी ज़मीन है तो आप 4-5 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं खोद सकते, वो आगे सरकार की ज़मीन होती है उससे नीचे, तो ये बहुत इलीगल एक्टिविटी है एक। लेकिन ये इलीगल काम करना शुरू कर दिया जी, जमीन खोदना शुरू कर दिया, खोदते जा रहे हो, चारों तरफ बाउंड्री को देख ही नहीं रहा। अब ये बताइए आप, क्योंकि उससे सोना निकला है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अब एक बात बताइए आप, लेकिन पता लग गया तो सीधा जेल में जाओगे, काम कर दिया तो किसी ने। अब बताइए क्या होगा, फाइनली कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, कोई बताएगा फाइनली क्या होगा? अर्थ के सेंटर वहां भी खुदाई कर रहे हो, वहां पर थोड़े, वहां पे भी आप जाते जा रहे हो दूसरी तरफ कौन सा देश है, क्या है दूसरी तरफ? दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका में चले जाएंगे हम सीधा ही। देखो होगा ये कि जैसे कि ये अर्थ है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे इसमें जो ना ये टनल, मान लो आप घर यहाँ था, आर पार निकल के इंडिया की जस्ट बैक साइड में अमेरिका है, आप सीधे अमेरिका पहुंच जाओगे। यहाँ से एक बंदा जंप करेगा तो सीधा अमेरिका, डायरेक्ट रास्ता, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट। कोई आए लोग मतलब जो है ना 20-30 लाख दे के मतलब जो है ना, और मतलब मैक्सिको के रास्ते से जाते हैं, तो आप अपना घर रास्ता बनाओ, कहना भाई तू 30 लाख 40 लाख मत दे, तू दे सिर्फ 5 लाख, और ले भाई पकड़ के ठाक दिया अपने नीचे, जा भाई, अब जिंदा मुर्दा आपको क्या मतलब है उस चीज़ से। अब देखिए आप 5 लाख आपको मिल गए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ से आपने जंप किया जी, अब आप क्या होगा कि यहाँ तक तो स्पीड बढ़ेगी, सेंटर तक क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटेगी, उसकी स्पीड घटेगी, यहाँ पे घटते घटते क्या हो जाएगी उसकी स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना इसके अंदर यहाँ पे एकदम से इसने उसको ऐसे पकड़ लिया तो ठीक है ना, तो ये वापसी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, फिर यहाँ से घटेगी, वापस आता दिखेगा, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर पता चले इन्होंने सोचा कि यार सीवर है यहाँ पे, बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया उन्होंने उधर से, तो फिर तो वो बंदा जो है ना फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, वो फिर वो बंदा टकरा के वापस आ जाएगा ऐसे केस के अंदर। बस सेंटर तक, यहाँ तक बढ़ती है बस, क्योंकि ना ये जो सेंटर है ना, ये अर्थ का सेंटर है, ये ऐसे फोर्स लगाता है ऐसे, ठीक है ना, और फिर जब यहाँ बॉडी होगी ना तो इधर फोर्स लगाएगा ये सेंटर, तो उसका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा फोर्स का, तो ये फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है स्पीड को कम करेगा इसकी, फिर स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। अब मान लो ये वाला बंदा ऐसे मतलब जो है ना सिर्फ यहाँ तक मतलब यानी इसको ऐसे पकड़ ना पाए, तो ऐसे ऐसे वो एसएचएम करता रहेगा, ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा टनल के अंदर ही, और ये जो एग्जैक्ट परफेक्ट एसएचएम होगा ये, और उस एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√r/g होता है। उस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होता है 2π√r/g। एक रिजल्ट होता है, ये लर्न करना होता है कि अगर किसी भी प्लेनेट के अंदर या अर्थ के अंदर एक टनल बना दी जाए इस तरीके की, तो उस टनल के अंदर कोई भी बॉडी हो तो उसका टाइम पीरियड ये होता है 2π√r/g, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, अब ये देखो, आप ये वाला क्वेश्चन है, ये बार बार देता है इस क्वेश्चन को, ये पहले भी आ चुका, दोबारा फिर दे दिया इन्होंने कि एक गैस है उसका टेम्परेचर T है, आरएमएस वेलोसिटी बतानी है, उसकी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन लगभग सारे सेटों में दे रखा है, √3RT/m, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताइए, √T, सेम क्वेश्चन दे रखा है डीपीपी के अंदर, ठीक है ना। अब सुन लो, अब एक बात, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ अर्थ सरफेस इज T, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट द डिस्टेंस विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम के केस में, 2π√L/g होता है। ये वाली बात एसेसमेंट वेव में पढ़ाएंगे आपको, एसेसमेंट वेव में पढ़ाई जाएगी ये वाली बात, और ये वाली बात आप जो है, ये वाली बात आपको वहाँ भी बताई गई थी डायमेंशन के अंदर, इसका भी क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इससे क्या सोच का पता लग रहा है कि जो सिंपल बेसिक बातें हैं, सामने वाला ये चेक करना चाह रहा है कि आपको बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं पता, सारे फॉर्मूले पता है कि नहीं पता, उसका मतलब क्या है ये पता है कि नहीं पता, ठीक है।
अब सारे सेट्स में लाइमन और बामर के क्वेश्चन आ रखे हैं और वो इतने सिंपल से रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि आपको रिडबर्ग्स फॉर्मूला याद है कि नहीं है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये पता है कि नहीं पता, बस सिर्फ इतना देखना चाह रहा है। अब इसके अंदर देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, देखो आप, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट द अर्थ सरफेस इज टी, टाइम पीरियड यानी 2 पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू इसने दे दी टी के बराबर, 2 पाई रूट एल बाई जी की वैल्यू इसने टी के बराबर दे दी। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट ए डिस्टेंस विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। एक बात बताओ, ये अर्थ है, ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है, इसके रेडियस से डबल चले जाओ आप, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से ये रेडियस आ रहा है और ये भी कितना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बताना, अगर यहाँ पेंडुलम लगा दें, अर्थ के सरफेस पे पेंडुलम नहीं रख रहे, सरफेस से आर डिस्टेंस पे पेंडुलम रख रहे हैं, तो यहाँ पे बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बताइए, 2 पाई रूट एल बाई जी, लेकिन जी की जो वैल्यू है ना यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। बताओ सरफेस से आर हाइट पे, यहाँ पे अर्थ से बाहर, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला मैंने याद करवाया हुआ है आपको, G/4 हो जाता है, ये बेसिक पॉइंट में भी दे रखा है कि ग्रेविटेशन फील्ड G/4 हो जाता है, ये रिजल्ट है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड G/4 होता है, बेसिक पॉइंट में है कि नहीं, ये वाला लास्ट बेसिक पॉइंट है शायद ग्रेविटेशन का, ठीक है ना। और ये वाला बेसिक पॉइंट, और वैसे कैसे निकालना, चलो ये बेसिक पॉइंट याद ना हो तो कैसे निकालोगे बताइए, फॉर्मूला क्या है, ये GS × 1 - 2h/r जो बताया, ये फॉर्मूला कब लगता है वैसे, एच हाइट पे, कब, जब ये 500 किलोमीटर के अंदर लगता है, ये विदिन 500 किलोमीटर लगता है, तो रेडियस जब 500 किलोमीटर ज्यादा हो, रेडियस ओवर तो 6400 किलोमीटर होता है, तो आप 6400 किलोमीटर ऊपर चले गए, GM बाय में RE प्लस में H का, बिल्कुल यही लगता है। अब यहाँ पे आएगा RE, तो देखो इससे पता लग गया 1/4 टाइम्स हो गया, यहाँ आएगा 1/4 GME/RE² हो जाएगा, GME/RE² होता है सरफेस पे, तो 1/4 टाइम्स हो गया ग्रेविटेशन फील्ड, इस फॉर्मूले से पता निकल गया ये चीज़। तो यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड हो गया G/4, अब G की जगह G/4 पुट करना है, बस ये क्वेश्चन सोल्व है, G की जगह G/4 पुट करना है, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के क्या पता लगता है, जिस बच्चे को इस बात का पता होगी सिंपल पेंडुलम का टाइम पे 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, और ये फॉर्मूला न जाने कितनी बार आता है, एस्टिमेट वेव में आगे भी आएगा, और एक ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट उठा लिया इसने, ये वाला, ये भी फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट उठा लिया उसने, और इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करके ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। ये इस पेपर के टफ क्वेश्चनों में से है ये वाला क्वेश्चन, बस क्योंकि 2 जगह से क्वेश्चन, 2 फॉर्मूले उठाए और दोनों को मिक्स किया इसने, वो तो टफ क्वेश्चन है। इसके जो सिंगल दे दिया वो आसान है, और जो 2 चीजें मिला ली, 2 फॉर्मूले यूज कर लिए, वो टफ है। अब सुन लो अगला क्वेश्चन, 5th हो गया जी। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुन लो आप, let ICM be the moment of inertia of the disk passing through the center। एक बात बताओ, disk का moment of inertia ICM passing through the center and perpendicular to its plane, IAB is the moment of inertia about an axis AB that is in the plane of disk and 2r/3 distance from the center। यार एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बता सकते हैं कैसे करें, कौन बताएगा कैसे करें इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक डिस्क है, डिस्क में से सेंटर में से पास कर रहा है और परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, एक डिस्क है, एक्सिस पास कर रहा है सेंटर में से, ठीक है ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB। एक दूसरा एक्सिस है 2r/3 की डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है, 2r/3, r इसमें रेडियस है, यहां से एक्सिस पास कर रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी होगा, जैसे मान लो ये तो ICM था, सॉरी ये I1 है, मान लो ये क्या है I2 और I2 का रेशियो बताना है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, कितने बच्चे बता सकते हैं। सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं जो कि इसका आंसर दे सकते हैं, 4 बच्चे। हाँ जी ईशा बताओ कैसे सोल्व करें इसको। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा, और ये वाला क्या होता है, डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² होता है, mr²/2 होता है। इसके अबाउट आ गया mr²/2। अच्छा इसके अबाउट बताओ कितना हो जाएगा, कैसे निकाले, ICM प्लस MD² हो जाएगा, शाबाश। ICM की वैल्यू कितनी यहाँ पे प्लस MD², MD की वैल्यू कितनी यहाँ बताइए 2r/3 का स्क्वायर। अब इसका और इसका रेशियो लेना, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए आप। हमें क्या पता होना चाहिए था, इसके लिए हमें एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए कि IP = ICM प्लस MD² होता है। एक हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट है
वो mr²/2 होता है। बस ये दो बातें पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन ये दो बातें याद तो होनी चाहिए, और ये दोनों बातें हम लोग बेसिक पॉइंट में सुन रहे हैं लगातार। आप एक चीज नोट करना कि इस कोई भी पेपर हुए, जो 6 पेपर हुए हैं, किसी भी पेपर में जो भी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिस बात की जरूरत है वही वाली बात बेसिक पॉइंट में दे रखी है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो बेसिक पॉइंट में ना दे रखी हो। अब सुन लो अगली बात, ये 6th क्वेश्चन हो गया जी। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि ये एक मासलेस रोड है, मासलेस रोड दे दी, मतलब इसके ऊपर mg तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब तो मासलेस रोड है। तो मासलेस शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन पूछी गई है। सुनो आप कैसे करोगे। ये रोड रेस्ट में है, रोड किस में है वाली, नेट टॉर्क 0 कर दो, यानी घूम नहीं रही है। ये घूमेगी वैसे तो, अगर ये इम्बैलेंस होगी तो पहले, ये घूम नहीं रही तो नेट टॉर्क 0 कर दो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। मान लो आपने इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दिया, बस और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व है। ऐसा हमने नेट टॉर्क न जाने कितनी बार निकाला है। एक ऐसा क्वेश्चन था, दिल वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था ना, इधर फोर्स लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया, ऐसा डीपीपी में क्वेश्चन था कि नहीं था। इसमें भी हमने नेट टॉर्क निकालना था, इसके अंदर इसमें भी नेट टॉर्क निकालना है। एक और क्वेश्चन था ऐसा कि एक शीट है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगा दिया, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन था। यानी नेट टॉर्क हमने कई सारे केसेस में निकाला है। 12th में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नेट टॉर्क, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है डाइपोल के ऊपर नेट टॉर्क, उसमें भी निकालना पड़ता है टॉर्क। तो अगर किसी ने ये कर रखे हो तो ये बहुत आसान लगने वाला क्वेश्चन है उसको। इसमें नेट टॉर्क 0 कैसे करोगे बताइए। इधर क्या लग रहा है, इसके ऊपर टी लग रहा है, टी के दो कंपोनेंट ले लो आप। एक तो इधर आएगा √3t/2, और इधर कितना आएगा यहाँ पे t/2, ये t sin 30 है, t cos 30, ये टी के दो कंपोनेंट। एक इसके ऊपर क्या लग रहा है फोर्स 80 न्यूटन का, अरे ये 8 kg का मतलब 80 न्यूटन, ये तीन ही फोर्स लग रहे हैं। इनका नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कर तो आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है, तो ये वाला जो फोर्स है ये कहां से पास हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है यहां पर, इसके अंदर जो है ना, यहां पे जो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला √3t/2, ये वाला पास कर कहां से कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो इसकी वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा बताइए, 0। इसकी वजह से टॉर्क बताना, t/2 की वजह से कितना टॉर्क हो जाएगा बताइए, t/2 इंटू ये लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ पे 40, यहाँ से यहाँ तक है 40 सेंटीमीटर या मीटर है, ये इंटू 40 कर दो, सीधा नहीं दे रखा तो भाई सीधा ही कर दो, इसने भी सीधा ही कर रखा है वैसे, लेकिन हमें इसने दे नहीं रखी यूनिट, तो मीटर मानना ऐसा ही मानना पड़ेगा। अच्छा इसकी वजह से टॉर्क 0 क्यों है बताइए आप, सेंटर से पास कर, इसकी वजह से टॉर्क ये आ गया, और ये इस सेंस में आएगा, और इसकी वजह से टॉर्क बताओ कितना आएगा 80 इंटू 80, ये इस सेंस में आएगा, टॉर्क आ जाएगा ना। आप इन दोनों क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करते आंसर आ जाएगा। यार एक बात बताओ, इसमें टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है इसमें बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, ये यूज है बस, F इंटू आर परपेंडिकुलर, ये यूज होना बस, और कुछ नहीं इसमें। और नेट टॉर्क 0 करना चाहिए, नेट टॉर्क निकालना आना चाहिए, F इंटू आर परपेंडिकुलर 2 बार लगाना था बस इसके अंदर। एक इस बात का पता होना चाहिए, कोई फोर्स अगर सेंटर से पास कर रहा हो तो उसकी टॉर्क 0 होता है। ये वाली बात टॉर्क की एक स्पेशल डीपीपी है, सिर्फ टॉर्क की, वो डीपीपी अगर कर रखी हो किसी ने तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी है। एक हमें इससे ये पता लगा कि टॉर्क का क्वेश्चन भी आता है और वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। इस पेपर को डिस्कशन करने से हमें ये पता लगा, पेपर को डिस्कशन करने से हमें फायदा ये मिलता है कि हमें पता लगता है कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम अपनी जो स्टडी है वो उस हिसाब से आगे कर सकें। मतलब अगला क्वेश्चन सुन लो आप, ये कार्नोट का क्वेश्चन है, कार्नोट कर लिया हमने। उसके अंदर मैंने कहा था, कार्नोट के अंदर मैंने एक बात तो हमेशा बोली हुई है कि कार्नोट का क्वेश्चन हमेशा आएगा, कोई रोक नहीं सकता कार्नोट का क्वेश्चन। कार्नोट और रेफ्रिजरेटर मिला के ऐसा कोई रोक नहीं सकता कि भाई एक भी क्वेश्चन आए, कंफर्म आना ही आना, ठीक है। तो कार्नोट और हीट के क्या है कि कार्नोट में भी 3-4 क्वेश्चन हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, और रेफ्रिजरेटर में भी 3-4 फॉर्मूले हैं। ये वाली बात मेरे को बोलते हुए मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ही बोल रहा हूँ मैं, और हर साल फिर आ जाता है, वो फॉर्मूला भेज जाता है क्वेश्चन, अब फिर से आ गया, लेकिन बच्चा पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। ठीक है, फॉर्मूले अभी मैं पूछूँ, अभी याद नहीं मिलेंगे आपको, बताना एक बार, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। कार्नोट का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, खड़े कर लो जिनको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जिनको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। हमें जिस चीज का हमें यानी नीचे कर लो, हमें तो ये पता है कि ये इसमें ये पेपर में आएगा, हमें वो भी नहीं पता
सोचने वाली बात है, पेपर में कन्फर्म आना है इसका। अब सुन लो, यानी कि पेपर तो इजी आता है यार, बच्चे ही रामखोरी कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। इसके अंदर देखिए आप, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कारनोट के क्वेश्चन को। ए कारनोट इंजन वर्किंग बिटवीन सोर्स एंड सिंक एट 200 Kelvin has efficiency of 50%. Another Carnot engine working between the same source and the another sink with the unknown temperature T, efficiency of 75%. The value of T is, सुन अब, between a source and sink at 200 Kelvin has efficiency working, इसलिए क्या दे रखा है ये, efficiency दे दी, ये सोर्स का टेम्परेचर है क्या, वर्किंग बिटवीन ए सोर्स एंड ए सिंक एट, ए सोर्स नहीं सिंक एट, ये एट जो लगा दिया ना सिंक के साथ लगाया, देखो सिंक एट 200 Kelvin, सिंक एट 200 Kelvin, इस पे जाओ बस। इसमें जो है ना जो प्रॉब्लम आती है पेपर में, हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन डिसाइड करने वाले जो बंदे हैं ना, उनको फिजिक्स तो आती होती है लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी, वो सारे मेरे जैसे होते हैं इंग्लिश में भी, तो वो क्या करते हैं, वो वर्डिंग जो है ना वो उनको खुद को तो समझ में आती है कि मैंने ये लिख दी, इसका हिंदी में मतलब ये है, ठीक है ना यार। इसमें मुझे ऐसा लगता है कई बार कि इंग्लिश के टीचर को साथ में बिठाना चाहिए उनके, ठीक है ना। ये अब एक बात बताओ, इसमें ये ना क्लियर, यहाँ पे जो है ना सिंक एट 200 Kelvin, यहाँ पे जो है ना ये शायद सिंक का ही मिलेगा, सिंक का ही है क्या, 50% इसकी एफिशिएंसी है। सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन देख देख के तो नहीं बोल रहे तुम लोग, गलत होएगा तो होएगा, हमें मैच सुनने कराना बस। इसमें अब कहाँ गया क्वेश्चन, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर 200 Kelvin, हैज एफिशिएंसी 50%। एक काम करो आप, एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए, T1 माइनस T2 बाय, अब इसने ये 200 क्या दे रखा है, एक इक्वेशन तो ये बन गई जी। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि 2 बार इक्वेशन बनती है इस केस के अंदर, ज्यादातर केसेस में 2 बार इक्वेशन बनती है सारे लगभग क्वेश्चनों में। और एफिशिएंसी 50, अनदर कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स, T1 की वैल्यू तो वही रहेगी, विद अननोन टेम्परेचर T, अब इसमें टेम्परेचर अननोन है और एफिशिएंसी कितनी दी, यानी 3/4, 75% का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 3/4 इज इक्वल्स टू T1 माइनस में T बाय में T1, ये सेकंड इक्वेशन बन गई जी, ठीक है। अभी कितनी इक्वेशन है, 2, अननोन भी कितने हैं, 2, एक T1 और एक T, इनको सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 अननोन 2 इक्वेशन, क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है जी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ठीक है जी। ये तुम दोनों बाहर निकल जाओ, ये तुम दोनों विनीत और ये नहीं पढ़ना तुम लोगों को, गेट मतलब बंद कर देना, ये जल्दी करो, 2-3 बार देख चुका हूं तो भी शर्म नहीं आ रही इनको। अब सुनो अगला केस, अब एक बात बताओ यार, ये वाला क्वेश्चन है, सुनो अब, ये वाला जो क्वेश्चन है डायमेंशन का क्वेश्चन है, जितना आप पढ़ चुके हो उसके आधार पे मैंने ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ाई थी, तो आप देखना मैंने इनकी डायमेंशन सबकी बता रखी है साथ में, सबके फॉर्मूले पता है, सबकी डायमेंशन इजीली निकाली जा सकती है हमें, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ बोलते हुए दिखे तो फिर नीचे भी यहाँ भी नहीं दिखाई दोगे, सड़क पे छोड़ देंगे यहाँ से। सुन लो, यहाँ पे सरफेस टेंशन फॉर्मूला को बताएगा, फोर्स बाय लेंथ, बस फोर्स बाय लेंथ होता है, फोर्स की डायमेंशन पुट कर दो, लेंथ की डायमेंशन पुट कर दो, सरफेस टेंशन की डायमेंशन मैच करवा दोगे नहीं करवा दोगे, हाँ जी। प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, काफी का तो क्वेश्चन ठीक हो ही जाएगा। इसके अंदर फोर्स बाय एरिया, फोर्स की डायमेंशन पुट कर दो, एरिया की डायमेंशन आंसर आ जाएगा। विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालना है, ये किसका फॉर्मूला है, नीटा डीवी बाई डीएच, ये किसका फॉर्मूला बताओ तो सही, नीटा डीवी बाई डीएच, नीटा डीवी विस्कोसिटी का फॉर्मूला है ये पता ही नहीं, रट्टा मार लिया, निट्टा एडीवी बाई डी, बेसिक पॉइंट सुनते थे, ये पता है किसी ने किसी का आंसर निट्टा एडीवी बाई डीएच है, बस मैडम ने कुछ भी बोला सुना लो तुरंत बोला जी निट्टा एडीवी बाई डीएच बैठ गए, बस ये पता ही नहीं है क्या ये। सुन लो, निट्टा ए डीवी बाई डीएच ये है क्या बताइए, किसका फॉर्मूला है ये फोर्स का, फोर्स की डायमेंशन पता है सारी दुनिया को, एरिया की डायमेंशन पता है,
वेलोसिटी की पता है और h हाइट की पता है, इसकी l हो जाएगी, इसकी LT-1 हो जाएगी, इसकी l की पावर 2 हो जाएगी, इसकी MLT-2 हो जाएगी, आ जाएगी नीटा की डायमेंशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सुन लो आगे जी विस्कोसिटी का। अब इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है बताइए? इम्पल्स फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, सारी दुनिया को पता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन पुट कर दो, टाइम की डायमेंशन पुट कर दो। एक बात बताओ, जो बच्चा इसके भी 4 नंबर जिसको नहीं मिलते हैं, बताओ उसके जो कर्म है वो खराब है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल ही गया यार, कहाँ गया गुजरा बंदा हो गया ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, तुम बाहर आ जाओ, ये बाहर निकलो। अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना, क्योंकि ये मैं कहता हूं कि इसमें अगर इस पेपर में ये 200 नंबर का पेपर है, 200 का होगा ना, 200 में से 200 जिसके नहीं आते उसकी किस्मत खराब है, मैं तो ये कहता हूँ। 100 का था, सॉरी 100 का 100 में से 100 नहीं आते अगर फिजिक्स में, इसमें तो सोचने वाली बात है यार। इसमें भी नंबर कटवा लिए, मतलब एक कमाल हो गया। मतलब जो है यानी कि हमारे टाइम में ऐसा पेपर आता ना तो मेरे तो 100 में से 105 आते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसके अंदर जो है ना, मतलब एक भी नहीं गलत होता। हमारे टाइम में तो मतलब किस्मत खराब ये थी कि ऐसे पेपर आते ही नहीं थे कभी। बहुत अलग, आप पुराने पेपर उड़ा के देखना कितने टफ पेपर थे वो वाले। मैं तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चा था यार, होशियार थे रामगौर। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके तो मैं टाइम खराब लगता था, ठीक है ना। लेकिन ये पेपर में आजकल आते ही यही है बस। अब सुन लो अगली बात, ये 12th का क्वेश्चन है, ये आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक आइडिया देता हूँ कि इसमें ना ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें याद करना पड़ता है कि फोटो डायोड होती है वो रिवर्स में जोड़ी जाती है। ये हर बच्चे को याद होता है क्योंकि क्लास में इसको 10 बार बोल दिया जाता है, बेसिक पॉइंट में लिख रखा है। और ये ना बोर्ड में भी आता है कि फोटो डायोड के बारे में लिखो तो पहली लाइन ये लिखनी होती है कि वो रिवर्स बायस में जुड़ती है। और ठीक है, एक और इसके अंदर फॉरवर्ड बायस करंट इज मोर देन रिवर्स बायस करंट। बिल्कुल इसके अंदर ये सही बात है कि ये इस केस के अंदर जो है ना, फॉरवर्ड बायस करंट जो होता है, रिवर्स चलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा चलेगा, रिवर्स वाला ज़्यादा होगा। इस केस के अंदर चलेगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा। आंसर क्या दे रखा है इसने? ये क्वेश्चन मार्क पता है क्यों लगाया है? ये बिल्कुल सही बात है। रिवर्स बायस में जब करंट चलेगा नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले रिवर्स बायस में करंट चलता ही नहीं, वो बहुत कम होता है और फॉरवर्ड का ज़्यादा होता है। और जब ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाती है तो रिवर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, अब इसका सोल्यूशन जो दें तो क्या लिखे, मतलब इसके अंदर जब दोनों ही आंसर हो सकते हैं तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं यार। कैसे मान लें, मतलब जो इसकी बात सही है। ये बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज बात कर रहा है कि आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज बात कर रहा है, पूरी बात ही नहीं बता रखी। ऐसे जो क्वेश्चन करा हो ना अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, मतलब ग्रेस मार्क्स तो मिलने ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर मैं आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज के हिसाब से कर देता इसको, मैं फाइनली देखता क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, मतलब इसका जो आंसर है ज़्यादा, अगर वो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते ना इसमें, अगर आप एंटी का आंसर की भी आई नहीं होगी, अगर आई मिलेगी ना तो मुझे पूरी उम्मीद है इसका आंसर पता क्या मिलेगा। मतलब इसके अंदर रिवर्स वाला ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस्ड करंट इज मोर देन, ये गलत है। इसका आंसर जो है ये सही है, ये गलत है। देख लो कौन सा है। मेरे हिसाब से एंटी के आंसर की में तो ये मिलेगा या फिर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, ये वाला जो है ना, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, ये भी आपको करवाया नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, रेडिएशन वाला जो टॉपिक है उसमें मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, ये अभी ना सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है अक्सर। वही फॉर्मूला बस 2 बार लगाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक पॉइंट में भी ना रेडिएशन वाली जो डीपीपी है उसका लास्ट वाला बेसिक पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा उसके ऊपर बेस्ड। अब सुन लो अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड along plus y direction, a charged particle is traveling minus k deflected in the magnetic field, the radiation will be। ये एक सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। ये आपने अभी पढ़ नहीं रखा, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की, वो कर सकता है। इस क्वेश्चन को देख के ये पता लग रहा है कि बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है बस। मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जी। ए चार्ज पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग माइनस के कैप, एक चार्ज पार्टिकल क्या इधर, अगर इधर गया चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स उधर ऊपर ही लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि अनडिफ्लेक्टेड गया वो, अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्शन फिर भी नहीं आया, डिफ्लेक्शन आना चाहिए भाई।
क्योंकि ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दिया, तो एक रूल होता है कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज रखते हैं तो क्यू ई का फोर्स लगता है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही लगता है। तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज इधर गया तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहिए चार्ज, लेकिन ये कह रहा है कि अनडिफ्लेक्टेड गया, तो पक्का एक फोर्स और लग रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको ताकि उसको अनडिफ्लेक्टेड जाए, मैग्नेटिक फोर्स पक्का लगेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक किस तरफ है ये पूछा है इसने, लगा तो लगेगा तो पक्का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से, डायरेक्शन कैसे निकलता है मैग्नेटिक फोर्स, वो वी क्रॉस बी से निकलती है, वेलोसिटी तो इसकी इस तरफ होगी, तो फोर्स इधर लगेगा, तो वी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए जरूर, वी क्रॉस बी, तभी तो फोर्स नीचे लगेगा और वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी कि बी इस तरफ होना चाहिए इस केस के अंदर, और इस तरफ वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, प्लस एक्स। आई क्या आंसर इसका, आई क्या आंसर आ गया इसका, यानी कि हल्का सा एक विजुअलाइजेशन, हल्की सी एक सोच बस ये चाहिए थी। और इस टाइप की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसे टफ क्वेश्चन होगी, ये तो बहुत ऐसा नहीं है कि इस टाइप के, मतलब पूरी डीपी भी दे रखी है इसके ऊपर, ठीक है ना, और वो सारे क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से टफ है। अब सुनो अगली बात, अगली बात है कि अब ये वाला क्वेश्चन है, सुनो आप, एक फॉर्मूला जो कि बच्चों को याद कराया जाता है, और ये वाली बात क्लास में 20 बार बोली जाती है कम से कम भी, ठीक है ना, उसके ऊपर बेस कर 12th की बात है ये वाली, आपको हल्की फुल्की 12th के टाइम तक याद रह जाएंगी ये चीजें, आइडिया लग जाएगी कैसे क्या पढ़ना। ये बताया जाता है कि अगर V का पोटेंशियल डिफरेंस हो और Q का चार्ज इसमें से गुजार दिया जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है QV की, बस ये वाली बात है, एक छोटी सी बात है, एक बेसिक पॉइंट है ये वाला। ये सुना जाता है बच्चों से कि अगर V का पोटेंशियल डिफरेंस हो और Q का चार्ज गुजार दिया जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, बच्चों को बोलना होता है QV, एक फॉर्मूला है ये वाला, एक तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। दूसरा एक बात बताओ, लैम्डा का जो फॉर्मूला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H/P, ये चीज मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाई जाती है 12th के अंदर, H/P, और P को लिख सकते हो √2mk, क्या लिख सकते हो इसको, √2mk, ये चीज हो सकता है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी, वेवलेंथ होती है H/P या फिर H/√2mk, बस एक फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है, जो भी ये भी बेसिक पॉइंट पे सुना जाता है, ये वाला भी, बस अगर ये दोनों फॉर्मूले पता है तो एक क्वेश्चन सेकंडों का है। कैसे, इसने क्या बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, पहले तो ये वाली वोल्टेज है, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज दिस लैम्डा नोड, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय दिस वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ा दी, अब पूछी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, सुन लो आप, अगर वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज डबल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल, यार वोल्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से वोल्टेज डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी डबल, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, ये आंसर, सिंपल सी बात है। यानी कि जिसको ये दो फॉर्मूले पता हो क्वेश्चन सोल्व है, मतलब 12th के अंदर भी आपको सारे के सारे फॉर्मूले बस पता होने चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, और चीजों का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई बच्चा सिर्फ इतना कर जाए तो भी पूरे में से पूरा स्कोर ले सकता है। मैं ये नहीं कहता आप हाई फाई क्वेश्चंस मत करो, पहले सारे करो, लेकिन पहले पूरा सिलेबस तो जान लो एटलीस्ट है क्या, सारे फॉर्मूले तो हमें याद हो, सारे उनका मतलब तो पता हो मैं सभी का। अब सुन लो अगली बात, अगला केस है 13th हो गया, 14th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप भी कर दोगे, हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है, 12th का मतलब इतना आसान क्वेश्चन तो हम डीपीपी में डालते, क्योंकि डाल दिया तो बच्चों को ये ना लगे कि हम 9th-10th पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं डालते ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन टफ ही होते हैं सारी किताबों में, ये उन्होंने 9th-10th का ही डाला है क्वेश्चन। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द आइडियल बैटरी, इसका आर इफेक्टिव निकालना है यार, नहीं निकाल लोगे आप इसका ना, अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसको जीरो मानोगे, क्या मानोगे इसको, तो ये और ये पैरेलल में जुड़े हैं तो इस पूरे का तो जीरो ही हो जाएगा। ये चीज सिखाई जाती है बच्चों को एक एग्जांपल के साथ कि करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, करंट सारा इस रास्ते से जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं इस रास्ते पे, तो इनका कोई इफेक्ट रहा नहीं, इनको खत्म ही कर दो आप। ये दो रास्ते होना करंट को जाने के लिए, एक रास्ते पे रेजिस्टेंस हो और एक रास्ते पे रेजिस्टेंस हो ही ना, तो सारा करंट उधर से जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आर इफेक्टिव में कहीं भी नहीं आएगा, इसको हटा दो आप, आर 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 कितना हो जाएगा, ये 3R, आंसर 3R है इसका। मतलब एक बात बताओ, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने की देरी है, लो जी 3R सीधा टिक मार्क, टाइम फिर बच गया, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया, मान लो 1 मिनट 55 सेकंड फिर से बच गए, न जाने कितने सारे क्वेश्चनों में बचेंगे। और मैं बच्चों को एग्जांपल देकर हमेशा समझाता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ मान लो यहाँ से डाबड़ा चौक जाना है, एक तो सीधी सी सड़क है, सिंपल सी, बिल्कुल चौड़ा रोड है, सीधा रोड है, कोई जाम नहीं कुछ नहीं, सीधे चले जाओ डाबड़ा चौक। एक दूसरा रास्ता है सेक्टर 13 में से होते हुए, उधर जंगल आते हैं, जंगलों में से होते हुए, नहर को क्रॉस करते हुए, और उधर वो मतलब वो शेर चिट्टे भेड़िए रहते हैं, उनमें से गुजरते हुए, और वो एक कटीला रास्ता है, उस कटीले रास्तों में से होते हुए उधर फिर वो एक कच्चा और रास्ता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें से जाते हुए फिर आगे वो कीचड़ वगैरह, उसमें से जाते हुए फिर डाबड़ा चौक पहुंचना है। तो कौन से रास्ते जाना पसंद करोगे? अब कई सारे बच्चे में मुझे पता हर साल ये जवाब आता है कि सर सेकंड वाला,
मैं इंसानों की बात कर रहा था ना, कि मेरा मतलब मैं ये पूछ रहा था कि इंसान कौन से रास्ते पे जाना पसंद करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा था। नहीं, इंसान तो फर्स्ट पे करेंगे। अब सुन लो, तो यहाँ पे जो करंट है, जैसे यहाँ से करंट गया, करंट को दो रास्ते दिखाई दिए, एक तो ये वाला रास्ता दिखाई दिया, एक ये वाला रास्ता दिखाई दिया। इस रास्ते पे रेजिस्टेंस था, रुकावट थी इस रास्ते पे नहीं थी, तो सारा करंट इधर से ही जाएगा, तो इनका कोई वैल्यू रही नहीं। उस रास्ते को एक सिंगल बंदा यूज नहीं करेगा, वो रास्ता चाहे हो चाहे ना हो। तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस चाहे हो ना हो, खत्म कर दो। अगर ये खत्म हो गए तो आर 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3R, ठीक है ना। मूवी भी आई थी RRR, ठीक है ना। हो सकता है जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उस दिन वो मूवी देख के आया हो। अब सुन लो अगला डिस्कशन, 15th क्वेश्चन सुन लो जी। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे बैंडविड्थ पूछिए। बैंडविड्थ हमेशा 2FM के बराबर होती है इस केस के अंदर, ठीक है ना। जो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका डबल कर दो, ठीक है ना। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 किलोहर्ट्ज है। ये ना कम्युनिकेशन वाला एक चैप्टर है 12th का, छोटा सा लास्ट का चैप्टर है। इस वाले चैप्टर, ये ना चैप्टर 1 घंटे का है, बस पूरा चैप्टर 1 घंटे का है, 1 घंटे का होगा, सवा घंटे का। उसका एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 1-2 फॉर्मूले से हैं, उन्हीं पे दे देता है क्वेश्चन, पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब 1-2 फॉर्मूले से हैं उसके अंदर। बैंडविड्थ जैसे 2FM के बराबर होता है, एक एंटीना की जो रेंज होती है वो √2RH होती है, उसके ऊपर बेस्ड है। ये 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, लेगा मुझे पता उनमें से ही आना होता है। पिछले साल के जितने भी कोड्स थे, जितने भी शिफ्ट थी, जितने भी कोड थे, सब में उसका क्वेश्चन डाल रखा कम्युनिकेशन सिस्टम का, इसमें डाल रखा, लगभग हर कोड में डाल रखा है। मतलब फ्री के मार्क्स। कोई बच्चा कम्युनिकेशन सिस्टम करके चला जाए जो कुछ ना आता हो, उसके 2-1 क्वेश्चन तो वैसे ही जाते ठीक हो जाएंगे, और वो 1 घंटे का टॉपिक है, सोचने वाली बात है। तो पेपर तो इजी आता है यार बहुत। अगला केस, अगला डिस्कशन करते हैं इसमें। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें 1:1 आंसर आएगा इसका। इसमें बताया जाता है कि देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसिटी है। मतलब कोई चीज न्यूक्लियस से बना दी जाए तो उतनी डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी होती है 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब का बॉक्स हो, एक 1 मीटर क्यूब का ऐसा बॉक्स हो, तो उसके अंदर इतना मास होगा उसका, ठीक है ना। मैं बच्चों को ये समझाता, और ये ना डेंसिटी चेक, वो न्यूक्लियस किसी चीज का न्यूक्लियस हो, चाहे वो न्यूक्लियस कैल्शियम का हो, चाहे वो न्यूक्लियस फोर्स का मतलब फेरस का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो किसी का भी हो यार, हीलियम का, हाइड्रोजन का, लिथियम का, किसी का भी हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही होती है, ये बताया जाता है। आप न्यूक्लियस ले आओ, न्यूक्लियर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जो लूडो खेलते हैं ना हम लोग, जो एक बॉक्स नहीं होता ये वाला, जो लूडो एक डाइस होता है, जो ये डाइस ये लगभग 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का होता है। इसको ना आप सिर्फ न्यूक्लियस से बना दो। किससे बना दो आप? सिर्फ न्यूक्लियस से। तो इसका वजन पूरी दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं उनके बराबर हो जाएगा इसका वजन। लगभग पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है ना। 750 करोड़ लोगों का वजन, मैंने एवरेज मास मान लिया था 85 किलो का होगा एक बंदा एवरेज में। कोई छोटा बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो उसका टोटल 750 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इसका निकाल लिया, तो लगभग बराबर आते हैं। तो दुनिया की कोई क्रेन भी नहीं इसको उठा सकती, इतना भारी होगा ये। सिर्फ न्यूक्लियस से कैसे बना दोगे? इस न्यूक्लियस से तो पॉसिबल नहीं है ना बनाना। आने वाले समय में साइंटिस्ट लोग सबके न्यूक्लियस निकाल के फिर उनको जोड़ के बना दे तो बनाते भाई। पर लेकिन अरबों खरबों मतलब जो है एटम लेने पड़ेंगे, उनके न्यूक्लियस निकालने पड़ेंगे, और फिर उसका मतलब जो ना फिर बनाना पड़ेगा उसको। वो दुनिया की सबसे भारी चीज़ हो जाएगी फिर, ठीक है ना। ये वाली चीज़ यानी फिर इसमें मेन बात ये बताई जाती है कि जितने भी हैं सबकी डेंसिटी जो है ना सेम होती है। तो आंसर तो 1:1 नहीं, सोल्व पता नहीं क्यों कर रखा है ये सोल्व पता नहीं क्यों कर दिया इसने, समझ नहीं आ रही बात। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर आना था 1:1, सीधा टिक मार्क करना था, ठीक है ना। ये वाली चीज वो चीज है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इस बच्चा, कोई बच्चा जो इसको नहीं कर पाता है उसको तो ना बाहर निकलते ही चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, बाहर निकलते ही। जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है, तो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगेन डीपीपी में क्लास में बोला जाने वाला, हर जगह लिखा हुआ बार बार, ठीक है ना। अब सुन लो अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, एक बहुत ही ना, इसका सोल्यूशन पे मत जाओ, सोल्यूशन तो डिस्टर्ब कर देगा आपको। देखते ही होने वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 0.5 eV काइनेटिक एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस
एज द फाइंड द एंगल मेड बाय द पार्टिकल। इसमें सिंपल सी बात है यार, देखो ये आपको भी समझ में आ जाएगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इतनी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ एम बी स्क्वायर से हमें इसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी, ठीक है। एंगल मेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस व्हेन इट लीव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे जाएगा। इसके ऊपर एक तो इसे एक्सेलरेट करता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी इस तरफ, तो इस तरफ वाली स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, -10, इस तरफ है इलेक्ट्रिक। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो, ये वेलोसिटी, ये डिस्टेंस इतनी है ना, ये डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी कर दोगे आप, ठीक है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी कर दोगे। यहाँ पे वेलोसिटी आ गई इसकी, अब एक काम करो आप, ये ऐसे जाएगा इस रास्ते से ऐसे करके, इसकी इधर वाली वेलोसिटी भी आ जाएगी। कैसे, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स बाय मास करके, मतलब फोर्स बाय मास के एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ जाएगा, ये डी लेंथ मान के टाइम आ जाएगा, उतने टाइम तक यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ना मतलब कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली वो आ जाएगी। दोनों वेलोसिटी आ गई तो नेट वेलोसिटी इस तरफ होगी। एंगल पूछा होगा शायद, एंगल किसके साथ पूछा, एंगल मेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल पूछा है इसने, तो tan थीटा इक्वल टू दिस वेलोसिटी बाय दिस वेलोसिटी करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब HCV में भी दे रखा है, हमने भी वहीं से कॉपी कर रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। SM के अंदर दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, SM में ऐसी डायग्राम दिख जाएगा आपको मिला हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एक अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है तुरंत, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब सुन लो जी अगली बात, कार्नोट का फिर से क्वेश्चन आ गया, कार्नोट का क्वेश्चन आ गया भाई फिर से। कह तो दिया, कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं, एक एक घंटे के 20-30 एक टॉपिक हैं। मैं तो उन बच्चों कहता हूँ एक एक घंटे के 30 टॉपिक कर लो, और तुम्हारे नंबर 70%, 60-70% आ जाए तो बता देना, ठीक है ना। मतलब वो, और उन टॉपिकों पे मैं कुछ ज़्यादा जोर लगाता हूँ करते वक्त। कार्नोट का क्वेश्चन आना ही आना होता है, डॉपलर इफेक्ट है उसका क्वेश्चन कन्फर्म आना ही होता है, ठीक है ना। इसमें मिलेगा, मैंने हालांकि देखा नहीं, मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आना होता है, ठीक है। और आ जाओ, मतलब जैसे पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आना ही होता है, ठीक है। ये वाले टॉपिक और भी हैं कुछ एक टॉपिक्स, तो और कौन कौन से, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन के अंदर आ जाएगा, सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन भी जनरली आता ही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स 1 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, मैंने सर्कल भी कर रखे हैं इन पे। कुछ है कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है 12th के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडेक्स का क्वेश्चन आता था, सारे पेपरों में डाल रखा है लगभग। इसमें देखो आप एक काम और करना, इसमें मैंने पहले से सर्कल लगा रखे हैं इस पे, ठीक है ना, सर्कल लगा रखे हैं मैंने, मतलब टोटल 60 टॉपिक हो गए। इन 60 टोटल 150-200 टॉपिक हैं वैसे तो, +1+2 मिला के 150 टॉपिक होंगे। उसमें से 60 टॉपिक्स के मैंने निशान लगा रखे हैं, सारा पेपर ही उसमें से आया हुआ है, लगभग आया हुआ है उसी में से। सोचने वाली बात है, 30 टॉपिक इसके, 30 टॉपिक इसके, पेपर तो बहुत ही, और वो सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है। कोई बच्चा ढंग से पढ़ने वाला हो तो यार पूरे में से पूरे मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एनीवे, आप देखो इसके ऊपर, मतलब जैसे अगला डिस्कशन करते हैं हम। इन द सीरीज सीक्वेंस ऑफ द 2 इंजन्स E1 and E2 as shown, T1 equal to 600, T2 equal to 300, it is given that both the engines working on Carnot principle have same efficiency. एक का टेम्परेचर इतना है। In the series sequence of the 2 engines E1 and E2 as shown, T1 equal to T2, it is given that both the engines working on the Carnot principle have the same efficiency. The temperature T at which exhaust of E1 is fed into E2 is equal to 300√n. Value of n is, दोबारा देखते हैं क्या लिख रखा है, कि एक बार क्वेश्चन समझ में फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें फॉर्मूला तो लगेगा कार्नोट, वही एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगेगा, बस क्वेश्चन समझने की देरी है बस इसमें। देखो इन द सीरीज सीक्वेंस ऑफ 2 इंजन्स E1 and E2 एज शोन, एक तो टेम्परेचर देता 600 केल्विन, एक 300 केल्विन। It is given that both engines working on the Carnot principle have same efficiency, efficiency दोनों की सेम है, ठीक है ना। Then the temperature T at which exhaust of E1, exhaust of E1, इसका exhaust जो है यानी यहाँ से जो निकलेगी is fed into E2, इसका मतलब क्या है, इसका जो सिंक टेम्परेचर है ना वो इसका सोर्स टेम्परेचर है, सीधी सी बात है।
ये कहना चाह रही हूँ। बीच में कोई टेम्परेचर टी है, एक इंजन तो 600 और टी के बीच में काम कर रहा है और एक दूसरा इंजन टी और 300 के बीच में काम कर रहा है। मुझे तो यही समझ आ रहा है। इसके अंदर इक्वल टू 300 रूट एन के वैल्यू ऑफ एन इज, ये क्या लिख रखा है? ये तो टेम्परेचर लिख रखा है, या तो इस टी की वैल्यू 300 रूट एन लिख रखी होगी। एफिशिएंसी सेम है, एन की वैल्यू पूछी है। अच्छा ये रहा T1, ये क्या लिख रखा है? रुक जाओ, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है एक बार एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लो, ये एक टेम्परेचर लेके ये लेके, और एक बार एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लो, दोनों की एफिशिएंसी वेट कर दो। मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ना क्वेश्चन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है ना इसमें, हल्का सा बस इसमें शायद यही मिलेगा, यही कर रखा है, यही कर रखा है इसने, ठीक है। और टी की वैल्यू बाद में से इक्वेट कर दी इसने। सुन लो क्वेश्चन क्या है कि सीरीज में है दोनों, एक की एफिशिएंसी ई है, क्या लिखना है? 1 माइनस ये T2 माइनस फॉर्मूला क्या था? T1 माइनस T2। मैंने ऊपर नीचे कर दिया क्या इसको? ये 600 माइनस में 300 रूट एन बाय में, और दूसरे वाली की एफिशिएंसी क्या है? 300 रूट एन माइनस का डिवाइड बाय में 300 रूट एन। इनको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, एन की वैल्यू आ जाएगी। दो बार इसने लैंग्वेज टफ बना रखी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अगर लैंग्वेज समझना है तो सबसे बाद में करने वाला है, कुछ क्वेश्चंस में उसका लैंग्वेज समझना आई, हालांकि आपको आता होगा। ये मत सोचना कि मतलब इसलिए भी रैंक कई बार डाउन चली जाती है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता लेकिन हमें वो आता होता है। ये तो सोल्यूशन देखते ही तुरंत पता लगे वहाँ सोल्यूशन थोड़ी ना होएगा, ठीक है ना जी। अब सुन लो अगली बात, 21 हो गया जी। अब आ जाओ 22 पे, मुन्नी पे आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक ना मुन्नी के क्वेश्चन आए, रूप फॉर्मूला क्या है, ये मुन्नी है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। कि मान लो कि यहाँ पे एक सोलेनोइड है, सारे सेट्स में डाल रखा है इसके ऊपर क्वेश्चन। एक सोलेनोइड में अगर करंट जा रहा है आई का, ठीक है, तो इसके अंदर 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 एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक सोलेनोइड होती है, इसके ऊपर ऐसे वायर लिपटी होती है, सोलेनोइड इसी को बोलते हैं। एक पाइप लेके उसके ऊपर वायर लपेट दो, उसको सोलेनोइड बोलेंगे। उसमें से अगर करंट जा रहा हो ना, तो अंदर ही अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मुन्नी के बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, ये टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, और आई इसमें से जाने वाला करंट होता है। बस ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिक पॉइंट में दे रखा है। ये हम इसको बार बार मुन्नी बार बार यूज होती है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होता है, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन सोल्व है। 23rd, इसमें आर इफेक्ट निकालना है। इस टाइप के भी कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं इसमें। ये एक स्पेशल कैटेगरी है क्वेश्चन की, 9th 10th में नहीं आती, 12th में आ जाती है। और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको एसएम में भी कई सारे मिलेंगे, डीपी में भी मिलेंगे, ठीक है ना। अब सुनो अगला डिस्कशन 23rd, ये आर इफेक्टिव निकालने का क्वेश्चन है। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है बस, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। 23rd हो गया जी। अब आ जाओ 24th पे, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द डेंसिटी ऑफ द हीलियम। क्या सुना, प्रेशर का फॉर्मूला एक ना रो आर टी बाई एम बी होता है, ये वाला ना इसकी क्वेश्चन एसएम में दे रखे हैं, और सर डीपी में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, रो आर टी बाई एम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कैसे, ये कहाँ से आया, देखो रो आर टी बाई एम कहाँ से आया, या ये नहीं पता तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से भी सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसी से निकल के आया ये फॉर्मूला, इसी से तुरंत एक दो स्टेप में आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ डेंसिटी पूछा तो यही फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। पहले तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, एक काम करो, प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम, आर टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स का आप ऐसा लिख सकते हो, मास बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय में एम बाय एम, ठीक है, और आर टी। अब एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो आप बताइए, डेंसिटी, तो P इज इक्वल्स टू रो आर टी बाय एम। पी वी इक्वल टू एन आर टी को ही रो आर टी बाई एम में कन्वर्ट आप तुरंत कर सकते हो, कर दिया कन्वर्ट, अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब सुन लो,
ये देखो मोलर मास का रेशियो, बस रो, इसने क्या बोला कि रेशियो ऑफ द डेंसिटी पी को और एट एस टी पी दोनों में प्रेशर सेम लेना आपको। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, पी एम बाय आर टी, ये हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, रो की। अब पी दोनों का सेम, आर दोनों का सेम, टी दोनों का सेम, तो जो मोलर मास का रेशियो है वही डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। जो मोलर मास का रेशियो है वही डेंसिटी का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन है यार बहुत। एक मतलब जो है ना, एक अच्छा बच्चा तो तुरंत कर देगा इसको। अब ये वाला एल सी ऑस्किलेशन, एक ना एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। ये मैंने जो पहले वाला पेपर डिस्कस किया था उससे मैच करता हुआ पेपर नजर आ रहा होगा ये वाला आपको। इसके अंदर क्या चीज है, क्योंकि सारे पेपर मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं कहता हूं, मैं तभी तो मैं कह रहा हूं जिसने वो 4 पेपर सोल्व कर लिए, आप कोशिश ये करना जब फॉर्म भरो तो कि आपके लास्ट की डेट्स में आए, आखिरी की डेट्स में आएगा तो पहले वाले पेपर आप सोल्व कर लोगे और उसे मैच करते हुए क्वेश्चन आने हैं सारे के सारे। इसके अंदर जो है ये फॉर्मूला है, ये सब में यूज हो रहा है लगभग। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/√LC, हम ये याद कराते हैं, बेसिक में लिखा हुआ है। और ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सोल्व है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। अब सुन लो 25 हो गया जी, 26 से लेके 30 तक इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए इस पे। कोई गड़बड़ हो गया पता नहीं, जैसे भी है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।